Good morning, students. Now we continue our chapter 11, thermal properties of matter, and our next topic is thermal capacity. जैसा कि नाम से पता लग रहा है, थर्मल कैपेसिटी. कैपेसिटी मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उसकी पावर. ओके, थर्मल कैपेसिटी. थर्मल मतलब टेम्परेचर. तो अब किसी भी बॉडी की टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने की पावर या फिर उसे इवैल्यूएट करने की पावर, उसे एमिट करने की पावर जो होगी वो उसकी थर्मल कैपेसिटी कहलाएगी. तो अगर हम थर्मल कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम थर्मल कैपेसिटी कहते हैं. और हर बॉडी की थर्मल कैपेसिटी अलग-अलग होती है. तो हम थर्मल कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट which are required for rising the temperature of body. क्या कहते हैं हम लोग? It is the amount of heat for rising the temperature to the गिवन बॉडी. इसे हम थर्मल कैपेसिटी कहते हैं. और हर बॉडी की थर्मल कैपेसिटी डिफरेंट होती है. कुछ बॉडी बहुत कम टेम्परेचर पर ही सेंसिबल हो जाती है और कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो हायर टेम्परेचर पर भी सेंसिबल नहीं हो पाती. दैट मींस थर्मल कैपेसिटी आर नॉट सेम फॉर एवरी बॉडी, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज. अब यहाँ पर अगर हम थर्मल कैपेसिटी की बात करते हैं तो थर्मल कैपेसिटी equals to mc. Okay, what is the m? M is the mass of the body. Very well. Okay, m की जगह हम अगर हम नंबर ऑफ मोल्स काम में ले रहे हैं तो m के प्लेस में म्यू भी लिख सकते हैं. ठीक है, म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स. ओके, तो अब हमारा जो फार्मूला था, अगर आपको फार्मूला ध्यान है तो हम लोगों ने लिखा था mc डेल्टा t का. तो यहाँ से जो mc की वैल्यू निकलेगी वो mc की वैल्यू किसके इक्वल निकलेगी? q अपॉन डेल्टा थीटा. तो यहाँ थर्मल कैपेसिटी इक्वल्स mc इक्वल्स μc इक्वल्स q बाय डेल्टा थीटा. दिस इज योर थर्मल कैपेसिटी. इसको हम किस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं? थर्मल कैपेसिटी की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं. तो ये थर्मल कैपेसिटी नेचर ऑफ बॉडी पर डिपेंड करेगी और उसके मास पर डिपेंड करेगी. अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो इसकी यूनिट q इज द जूल एंड डेल्टा टी इज द टेम्परेचर. जूल पर केल्विन या फिर कैलोरी पर केल्विन. ये जूल पर डिग्री सेल्सियस या कैलोरी पर केल्विन. तो इस तरह से हम इसकी यूनिट्स को निकाल सकते हैं. ओके, सॉरी, इस जूल पर केल्विन एंड कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस. दीज आर द यूनिट्स ऑफ द थर्मल कैपेसिटी. ओके, नाउ इट्स डायमेंशन की अगर बात करें, डायमेंशन में हम इजीली निकाल सकते हैं इसका. तो इसका डायमेंशन होगा आपका m1 l2 t 2 k 1. ये यहाँ से होगा क्योंकि q इज योर एनर्जी. तो एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो वर्क के इक्विवेलेंट होती है. तो ये तो हो गया m1 l2 t 2 एंड दिस इज द टेम्परेचर. टेम्परेचर इज k1. k1 को जब आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे देन यू गॉट m1 l2 t 2 k 1. तो दिस इज योर थर्मल कैपेसिटी. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर इक्विवेलेंट. वाटर इक्विवेलेंट. वाटर इक्विवेलेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से. वाटर इक्विवेलेंट होता है, वाटर इक्विवेलेंट होता है कि किसी भी जैसे हम किसी भी नहीं बोल सकते हैं, हमें कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वाटर या द मास ऑफ वाटर व्हिच वुड एब्जॉर्ब और इवॉल्व. एब्जॉर्ब मींस लेना और इवॉल्व मींस बाहर निकालना, देना. तो द मास ऑफ वाटर व्हिच absorb or evolve the same amount of heat is done by the body in rising or falling through the same range of temperature. यानी
किसी भी, यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है कि वो अमाउंट ऑफ वाटर या वो मास ऑफ वाटर जो हीट की उतनी क्वांटिटी को एब्जॉर्ब या इवॉल्व करेगा जितनी क्वांटिटी पर सेम टेम्परेचर चेंज या तो राइज होगा या फॉल होगा। यानी वही चीज हो गई हीट इक्विवेलेंट। हीट अगर इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीट अगर डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो यहां पर हम वाटर इक्विवेलेंट को क्या कहते हैं, मास ऑफ वाटर व्हिच एब्सॉर्ब और इवॉल्व the same amount of heat as is done by the body rising or falling the temperature, okay? So this is your water equivalent, यानी सेम अमाउंट ऑफ हीट को वो एब्जॉर्ब कर ले, इवॉल्व कर ले, तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर है बॉडी का वो भी सेम राइज या फॉल होना चाहिए। अब हमने कहा सपोज हीट कितनी गिवन की हमने, डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला है mc डेल्टा थीटा, ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि mc डेल्टा थीटा, तो इस जगह पर यहां पर हम ये कह रहे हैं कि लेट हीट गिवन टू द बॉडी डेल्टा क्यू इक्वल्स टू mc डेल्टा थीटा इफ सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू, अब देखिएगा इफ सेम, ये डेल्टा क्यू, इफ सेम अमाउंट, यानी डेल्टा क्यू लिख देता हूं मैं, ऑफ हीट गिवन टू w ग्राम ऑफ वाटर, अगर हम ये सेम अमाउंट ऑफ हीट किसको गिवन करते हैं, w ग्राम ऑफ वाटर को, तो इसका टेम्परेचर राइज होता है टू राइज टेम्परेचर बाय डेल्टा थीटा। तो देन उस कंडीशन में डेल्टा क्यू इक्वल्स टू, अब m मास था तो मास की जगह तुमने w भेज दिया, देन w, ठीक है। अब जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की वो 1 होती है, ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1, तो w into 1 into डेल्टा थीटा, तो डेल्टा q इक्वल्स क्या आएगा तुम्हारा यहां से w डेल्टा थीटा, ओके। तो दिस इज योर वाटर इक्विवेलेंट, गॉट इट, ओके। अब यहां पर हम ये कह रहे हैं आपसे कि थर्मल कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट जो दोनों हैं, ये दोनों क्वांटिटीज सेम है, ये न्यूमेरिकली इक्वल आती है। अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करवाते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम आती है, ठीक है। क्यों आती है सेम, क्योंकि देखो यहां से अगर मैं w की वैल्यू निकालता हूं तो w की वैल्यू मेरी आएगी डेल्टा q बाय डेल्टा थीटा, और इससे पहले मैंने यहां पर इस mc की वैल्यू निकाली थी, तो mc की वैल्यू क्या आएगी डेल्टा q बाय डेल्टा थीटा, तो दोनों किसके इक्वल हैं, mc के इक्वल, दैट मींस हीट कैपेसिटी भी mc के इक्वल थी और वाटर इक्विवेलेंट भी mc के इक्वल है, तो थर्मल कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट दोनों की वैल्यूज न्यूमेरिकली क्या आती है, इक्वल आती है, गॉट इट, ओके। तो अब थर्मोडायनामिक्स की सम इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग पढ़ लेते हैं जो बहुत इजी हैं और आप लोगों को पता भी है उसके बारे में, तो हम उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेल्टिंग, जिसे हम फ्यूजन भी कहते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन, फ्रीजिंग या इसको हम फ्रीजिंग भी बोलते हैं, और सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, ओके। तो क्या क्या ले लिया हमने, मेल्टिंग या फ्रीजिंग। तो अब यहाँ पर मेल्टिंग और फ्रीजिंग का मतलब क्या है, तो हम ये कहते हैं कि मेल्टिंग होती क्या है, तो किसी भी फेस चेंज होना, किसमें, सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज हो जाना, किसी भी फेस का सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज हो जाना क्या कहलाता है, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। और इसका जो रिवर्स फिनोमेना है इसे हम फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। तो हम ये कहते हैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना,
ये तो कहलाता है आपका मेल्टिंग या फ्यूजन, और इसका रिवर्स दैट इज लिक्विड से वापस किसमें आ जाना, सॉलिड में आ जाना, ये आपका कहलाता है फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। गॉट इट? तो दिस इज योर मेल्टिंग और फ्रीजिंग। इसके बाद में आता है वेपराइजेशन और लिक्विफिकेशन। वेपराइजेशन और लिक्विफिकेशन में क्या होता है, सिंपल सा है, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, इट इज कॉल्ड द वेपराइजेशन। लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, इट इज द वेपराइजेशन, और वेपर का वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, इट इज कॉल्ड द लिक्विफिकेशन। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि द फेज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड वेपराइजेशन एंड द रिवर्स ट्रांजिशन इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन और कंडेंसेशन। इसको हम कंडेंसेशन भी कहते हैं। जो क्लाउड्स के बनने का रीजन होता है, जो आपके स्काई के अंदर क्लाउड्स बनते हैं, उन क्लाउड्स के बनने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, वो रीजन क्या है, कंडेंसेशन। ओके, यहां हम कहते हैं हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट ए गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड द हीट ऑफ इवेपोरेशन। यानी लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए जितनी हीट का रिक्वायरमेंट होता है, उस हीट के अमाउंट को हम हीट ऑफ इवेपोरेशन कहते हैं। क्योंकि लिक्विड अपने आप तो वेपर में जाने वाला है ही, आपको उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब आपने कितना अमाउंट ऑफ हीट उसको प्रोवाइड किया, तो ये अमाउंट ऑफ हीट कहलाता है हीट ऑफ इवेपोरेशन। गॉट इट? ओके, थर्ड वन आता है आपका सब्लिमेशन। थर्ड जो आता है आपका this is the sublimation। ओके, व्हाट इज द सब्लिमेशन? सब्लिमेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें कहते हैं सब्लिमेशन क्या है, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होने का प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच द सॉलिड इज डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू द वेपर। जैसे फॉर एग्जांपल कैंपर, कपूर जिसे हम कहते हैं, कपूर इनिशियल स्टार्टिंग में सॉलिड में होता है, आप जैसे उसको बर्न करते हो वो डायरेक्ट किस में चला जाता है, वेपर में चला जाता है। तो यहां पर हमें कहते हैं सब्लिमेशन इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स। सब्लिमेशन टेक्स प्लेस व्हेन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट। कब प्लेस करता है ये इसकी कंडीशन है कि जब बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट से लेस हो जाएगा तो उस कंडीशन में सब्लिमेशन यहां पर वर्क करेगा। ए ब्लॉक ऑफ आइस सब्लिमेट्स इनटू वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून बिकॉज़ ऑफ वेरी लो प्रेशर ऑन इट्स सरफेस। एक जो आइस है, अगर आप अर्थ सरफेस की बात करते हो तो अर्थ सरफेस पर तो आइस पहले लिक्विड में जाएगा और लिक्विड से वेपर में जाएगा, लेकिन अगर इसे आप मून पर ले जाते हैं तो मून पर पीस ऑफ आइस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। क्यों? क्योंकि वहां पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो वेरी लो है, तो इस वजह से वहां पर सब्लिमेशन इजीली परफॉर्म कर जाता है। ओके, नेक्स्ट वन आता है आपका बॉइलिंग। नेक्स्ट वन है आपका बॉइलिंग। अब बॉइलिंग होता क्या है, हमें कहते हैं जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का धीरे धीरे बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, यानी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और एक स्टेट पर पहुंचकर लिक्विड क्या होता है, बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग। तो हम कहते हैं एज द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। अगर आप किसी लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका जो इवेपोरेशन रेट है वो भी आल्सो इंक्रीज हो जाता है, और एक ऐसी स्पीड, एक ऐसी स्टेज लिक्विड के अंदर आ जाती है कि उसके अंदर से बबल्स अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो उबलना शुरू कर देता है, उसमें से बबल्स अराइज होना स्टार्ट हो जाता है। वो बबल्स किसके होते हैं, वेपर्स के। बबल ऑफ वेपर्स स्टार्ट फॉर्मिंग इन द लिक्विड व्हिच राइजेस टू द सरफेस एंड एस्केप। वो सरफेस को राइज करते हैं और फिर वापस एस्केप हो जाते हैं। तो लिक्विड बॉइल्स एट द टेम्परेचर एट व्हिच सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द एक्सटर्नल प्रेशर। तो कब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है या कब लिक्विड बॉइल में कन्वर्ट होता है, तो लिक्विड बॉइल में तब कन्वर्ट होता है जब उसका टेम्परेचर, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपका जो लिक्विड है वो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका जूल्स लॉ। व्हाट इज द जूल्स लॉ?
जूल्स लॉ ये कहता है कि जितना आप वर्क करेंगे उतना वो वर्क हीट में कन्वर्ट होता हुआ चला जाएगा। जूल सेज दैट द वर्क, जूल रदरफोर्ड भी था उसके साथ में, रदरफोर्ड और जूल ने मिलकर एक हाइपोथेसिस बनाया, एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने ये कहा कि जितना वर्क डन होगा उतना उस वर्क डन का कन्वर्जन हीट में होता हुआ चला जाएगा। दैट मींस वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट। ये जूल्स लॉ है। तो यहां पर हमें कहते हैं अकॉर्डिंग टू जूल वर्क में बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड वाइस वर्सा। दोनों उल्टा सीधा हो सकता है, यानी वर्क का कन्वर्जन हीट में भी हो सकता है और हीट का कन्वर्जन वर्क में भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द जूल work converts into the heat and its vice versa, और the ratio of work done to the heat produced is always constant। तो यहाँ पर हमें कहते हैं कि W is directly proportional to Q। तो जैसे ही directly proportional to Q हुआ तो कोई constant आया, then constant is JQ। तो यहाँ से W by Q equals to क्या हो गया आपका J, और इस J को हम नाम देते हैं जूल कांस्टेंट। J is called the mechanical equivalent of heat, mechanical equivalent of heat, और it is not a physical quantity but simple एक converging factor है। कोई physical quantity नहीं है, joule is not a physical quantity, ये सिर्फ एक converging factor है और इसको convert किया जा सकता है जूल और अर्ग में से। जूल को तो कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और अर्ग को किलो कैलोरी एंड वाइस वर्सा में कन्वर्ट किया जा सकता है। जूल और अर्ग इनटू कैलोरी और किलो कैलोरी वाइस वर्सा। तो जब जूल की हम वैल्यू की बात करते हैं तो जो मैकेनिकल कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू होती है जूल पर कैलोरी, 4.18 जूल पर कैलोरी। या फिर अगर इसे अर्ग में ले जाएंगे तो 4.181 जूल इक्वल्स टू 10 टू पावर 7 अर्ग पर कैलोरी। ओके, तो नाउ दिस वन इज योर वैल्यू ऑफ J। अब जैसे एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट ऑन स्ट्राइकिंग द टारगेट एंड द टेंपरेचर ऑफ द बुलेट इंक्रीजेस। हमें कहना है कि जब किसी गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो वो स्पीड लेती है, काइनेटिक एनर्जी लेती है। वो एनर्जी जाकर एनर्जी इक्वल टू द वर्क, तो जब वो जाकर टारगेट से टकराती है तो टकराते वहां पर क्या डेवलप कर देती है, हीट। तो जितना उसने वर्क किया उस वर्क को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, हीट में। इसी वजह से इसको हम जूल्स लॉ भी, इस एग्जांपल को हम जूल्स लॉ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। गॉट इट? ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द हीटिंग कर्व। व्हाट इज द हीटिंग कर्व? तो इस हीटिंग कर्व को हम समझते हैं। देखो, now the heating curve। ओके, तो इस हीटिंग कर्व को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हीटिंग कर्व को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले
ओके, तो इस हीटिंग कर्व के अंदर हम वही चेंजेस देख रहे हैं, स्टेप्स में चेंजेस देख रहे हैं कि किस तरह से सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड और लिक्विड मेल्ट होकर गैस में चला जाता है। तो इसे हमने इस कर्व से एक्सप्लेन करने की यहाँ पर एक कोशिश की है। तो हम समझते हैं इस कर्व में क्या है। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि इफ हीट इज सप्लाइड टू अ गिवन सॉलिड ऑफ मास m at constant rate and a graph is plotted between temperature and time, then the graph is known as heating curve। यानी हम अगर किसी सॉलिड को हीट देते हैं तो सॉलिड को हीट देने पर उस सॉलिड को हीट देने से, और हीट भी कैसी थी, कांस्टेंट रेट में, यानी कांस्टेंट रेट में आपने हीट प्रोवाइड उस सॉलिड को करवाई, तो उस सॉलिड को हीट देने पर जो टाइम के रेस्पेक्ट में उस सॉलिड के अंदर चेंजेस आएगा, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में जो सॉलिड के अंदर चेंजेस आएगा, उसे हमने एक ग्राफ से यहाँ रिप्रेजेंट किया है एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड द हीटिंग कर्व। अब ये हीटिंग कर्व हमें क्या-क्या बता रहा है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजन OA की। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर रीजन OA। यह हमने लिया सबसे पहले रीजन OA। अब रीजन OA में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है सॉलिड का, पहले टेम्परेचर कितना था 0, लेकिन 0 से OA तक पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर कितना हो गया T1, यानी एट ए टाइम T1 इट्स टेम्परेचर बिकम्स T1। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इज चेंजिंग विद टाइम सो दैट Q इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे, mCs डेल्टा T। CS, S का मतलब क्या है यहाँ पर सॉलिड, और C क्या है, स्पेसिफिक हीट, तो mCs डेल्टा T। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि द रेट ऑफ हीट सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो रेट ऑफ हीट सप्लाई क्या है यहाँ पर, Q अपॉन डेल्टा T। टाइम के रेस्पेक्ट में कितनी हीट सप्लाई हुई, दिस इज द Q अपॉन डेल्टा T। तो यहाँ पर जब हम Q अपॉन डेल्टा T की बात करते हैं तो Q अपॉन डेल्टा T, तो Q अपॉन डेल्टा T, तो Q के नीचे यहाँ पर हम डेल्टा T को भेज सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो Q की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, P डेल्टा T इक्वल्स टू mCs डेल्टा T। तो यहाँ पर डेल्टा T से अगर हम बात करें तो डेल्टा T बाय T, ये डेल्टा T बाय T इक्वल्स टू R बाय mCs। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेल्टा T बाय T, ये तो डेल्टा T है, दिस इज द टेम्परेचर, और ये टाइम चेंज है। तो इन दोनों के बीच में जब हम इसको अपॉन इसको करते हैं तो स्लोप निकलता है, और स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर आपकी R अपॉन mCs। तो ये R अपॉन mCs की अगर हम बात करते हैं तो R अपॉन mCs क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इस जगह से जब हम Cs की वैल्यू निकालेंगे तो Cs इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्लोप ऑफ लाइन OA। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, चलिए इतना हम कंफ्यूजन नहीं लेंगे, यहाँ पर हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये रेट है R इक्वल्स टू Q बाय डेल्टा T। ठीक है, ये रेट है आपकी, इसको P से भी डिनोट कर सकते हैं। चलिए P ले लेते हैं क्योंकि नोट्स में हमारे P है, हमने इसको P डेल्टा T कर दिया। अब इस डेल्टा T को हम इस डेल्टा T के नीचे ले गए, टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, तो ये R अपॉन mCs, ये सारी क्वांटिटीज क्या है, कांस्टेंट है, ये सारी क्वांटिटीज क्या है, कांस्टेंट। तो अगर सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के लिए ग्राफ कैसे बनता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। तो कांस्टेंट के लिए ग्राफ कैसे बना है यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन। तो ये OA जो लाइन मिली है, ये स्ट्रेट लाइन क्यों मिली है, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में जो टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है वो आपका कांस्टेंट आ रहा है। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं रीजन AB की। रीजन AB में हुआ क्या कि आपने सॉलिड को हीट दिया, टाइम के रेस्पेक्ट में आपने टेम्परेचर दिया उसको, चेंजिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट सो इट रिप्रेजेंट चेंज ऑफ स्टेट, दैट इज मेल्टिंग ऑफ सॉलिड विद मेल्टिंग पॉइंट T1 at a melting starts and at B all solid is converted into liquid। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी बॉडी की, जब भी किसी मैटर की स्टेट चेंज होती है तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आता। तो यहाँ पर जब इस सॉलिड को हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया था तो इस सॉलिड का टेम्परेचर जब A पर पहुंचा, T1 पे पहुंचा, तो अब यहाँ से इस सॉलिड का मेल्टिंग शुरू हो गया। तो अब T1 टेम्परेचर पर कोई कह सकते हैं हम चेंजेस नहीं आएगा, T1 becomes constant, और ये पूरा मेल्टिंग ऐसे B तक हो जाएगा, दैट मींस सॉलिड यहाँ पर B तक पहुंचकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये लिखा है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट सो इट रिप्रेजेंट चेंज ऑफ स्टेट, दैट इज मेल्टिंग ऑफ सॉलिड विद मेल्टिंग पॉइंट
T1 at a melting starts and at B all solid is converted into liquid. तो between A and B substance is partially solid and partially liquid. जैसे कच्चा बर्फ होता है, अगर आपने कच्चा बर्फ देखा हो तो बर्फ को जब आप हिलाओगे तो उसके अंदर आपको पानी हिलता हुआ नजर आएगा। तो A और B के बीच की स्टेट भी वैसी की वैसी है कि ये पार्शियली सॉलिड है और पार्शियली ही लिक्विड है। ओके, तो ये A और B के बीच की ये स्टेट आपको गेन होती है। अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सपोज दैट A से B तक जो आपकी लेटेंट हीट थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो Q इक्वल्स टू LF। या फिर एक काम करते हैं, जो इसका आपका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, जो यहाँ पर आपको इस फॉर्मूला में मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता रखा है, आप उस मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन को हटा दीजिए। ओनली सिर्फ हमें इतना समझना है कि यहाँ ग्राफ में हो क्या रहा है। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस को आप क्रॉस कर दीजिए। तो जब आप A से B तक आए तो A से B तक आने पर आपकी क्या हुई यहाँ पर मेल्टिंग। अब B से कहाँ चलना है हमें, C पे, तो लाइन BC की बात करते हैं। तो जब रीजन BC की बात करोगे तो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे स्पेसिफिक हीट डिक्रीज होती है। टेम्परेचर को आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ रहा है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड इज डिक्रीजेस। और जब स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर B से C तक टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और जो सॉलिड और लिक्विड यहाँ पर पार्शियली स्टेट में था वो कंप्लीटली C पॉइंट पर पहुंचकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब यहाँ इस लिक्विड से हम वापस टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट यहाँ लिक्विड C तक पहुंचने के बाद में अब क्या होगा कि C तक पहुंचने के बाद ये बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया। दैट मींस अब इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, लिक्विड की बॉइलिंग स्टार्ट हुई। तो अब जो यहाँ पर पहुंचा था तो अब C से ये D तक सेम टेम्परेचर पर पहुंचेगा, लेकिन अभी भी इसके अंदर वाटर और वेपर दोनों क्या है, कंबाइंड स्टेट में। जैसे यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड कंबाइंड स्टेट में थे, उसी तरह से यहाँ पर वाटर और वेपर कंबाइंड स्टेट में है। तो वापस जब आप D से टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ऊपर तक ले जाओगे, तो दिस वाटर एंड वेपर कॉम्बिनेशन आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द गैस और द वेपर। तो इस पॉइंट को तो बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, जहां पर ये यहां से वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट, जहां से कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका रीजन है। आपको इसका मैथमेटिकल फार्मूले, ये वाले फार्मूले लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस ग्राफ को समझ सकते हैं। इस ग्राफ से इसको इजीली समझ सकते हैं। तो मैं एक बार और ग्राफिकल समझा देता हूं कि इनिशियली सॉलिड को आपने टेम्परेचर दिया, सॉलिड को आपको टेम्परेचर देने से टाइम के रेस्पेक्ट में धीरे धीरे सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और ये O से A तक पहुंच गया। O से A तक पहुंचने के बाद में जब कोई भी मैटर स्टेट चेंज करता है तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आता। तो यहाँ पर T1 टेम्परेचर पर स्टेट चेंज हुई तो ये सॉलिड A से B तक गया। दैट मींस इस जगह पर ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन A से B तक सॉलिड और लिक्विड दोनों पार्शियली अभी इसके अंदर हैं, यानी 100% लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। B तक पहुंचने के बाद में इसका टेम्परेचर और राइज हुआ, यानी ये वाला पॉइंट है आपका मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर अब सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड में बदल जाता है। तो B से जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, इंक्रीज करने पर जो सॉलिड लिक्विड का कॉम्बिनेशन था वो कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और ये कहां पहुंचा, C पे। C पे पहुंचने के बाद में अब यहां पर C पर क्या हुआ, ये कंप्लीट लिक्विड हो चुका है, ठीक है। तो अब इसी टेम्परेचर T2 पर इसका धीरे धीरे बॉइलिंग स्टार्ट हुआ। तो यहां पर पहुंचने के C से D तक ये एकदम कांस्टेंट टेम्परेचर पर अपनी स्टेट को चेंज करेगा, लेकिन यहां पर अभी भी लिक्विड और वेपर का कॉम्बिनेशन बना हुआ है बॉइलिंग पॉइंट D तक। D बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट से जैसे आप ऊपर जाओगे ये कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज योर हीटिंग कर्व। ओके बेटा, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो यू डिस्कस मी अबाउट चेक और चैट सेक्शन। थैंक यू।